एसएचएम में हम लोगों ने स्प्रिंग मास सिस्टम के ऊपर कुछ एग्जांपल्स किए थे, ठीक है। इसी में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इसमें दो टाइप की एनर्जीज हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों का स्टडी हमको करना है इसमें, ठीक है। अब देखो, एनर्जी में बढ़ने से पहले अगर हम सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो इक्वेशन ऑफ मोशन की वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू, एक इक्वेशन x का बन जाएगा a साइन ओमेगा टी, ठीक है। अगर हम वेलोसिटी लिखें तो वेलोसिटी हो जाएगी a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और अगर एक्सीलरेशन लिखें तो ये हो जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ठीक है। वेलोसिटी को अगर हम x के फॉर्म में लिखें तो ये होगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इतना तो क्लियर है, ये तीनों एक्सप्रेशन। तो अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की लिखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा, काइनेटिक एनर्जी इज सिंपली हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू अगर लिखें तो ये बन जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर अगर हम टाइम के फंक्शन में लिखें तो ये हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। देखो ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कि ये दो एक्सप्रेशन निकल के आएंगे। बोलिए, क्लियर है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग एक बात ये लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव रीस्टोरिंग फोर्स एंड करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या हमको मालूम है कि फोर्स को हम लोग लिखते हैं माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। बोलो, अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। और यहाँ पे जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो कंजर्वेटिव नेचर का ही है, क्योंकि टोटल एनर्जी पार्टिकल की डिसिपेट नहीं हो रही है, पार्टिकल की एनर्जी कांस्टेंट है। तो इस फोर्स को हम लोग एसएचएम में लिखते हैं माइनस के एक्स, जहाँ के बन जाता है एसएचएम कांस्टेंट। तो तुम्हें यहाँ से मिलेगा डी यू इज इक्वल टू के एक्स टी एक्स। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो देखो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू x इंटीग्रेट करेंगे। अब लेकिन ध्यान रखना कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रेफरेंस पे डिपेंड करती है। तो अगर हम रेफरेंस में थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो हम पहले से नहीं बोल सकते हैं कि रेफरेंस हम x इक्वल टू 0 पे 0 ले रहे हैं। x इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी 0 भी हो सकती है, x इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी नॉन 0 भी हो सकती है, पहले से नहीं मान के चल सकते हैं। हालांकि ये है कि 99% क्वेश्चन में 0 रहेगी, बट अगेन हम तो उन 1% क्वेश्चंस को भी देखेंगे ना। तो हम 0 पे 0 नहीं ले रहे हैं, हम 0 पे u नॉट ले रहे हैं, ठीक है। और x इक्वल टू x पे u है, तो तुम्हें यहां से मिलेगा u माइनस यू नॉट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा, k को क्या हम ये भी लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर, तो ये हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा u नॉट प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। चाहो तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं इक्वल टू यू नॉट प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देखो, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का। व्हाट इज यू नॉट? यू नॉट के बारे में पूछा जाए तो क्या लिखोगे? क्यों भाई, यू नॉट क्या बनेगा? यू नॉट इज पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू 0, दैट इज मीन पोजीशन, ठीक है ना। और ये बात भी लिख दो कि जनरली यू नॉट इज 0, जनरली
यू नॉट इज जीरो। जनरली जीरो है, बट फिर भी बात है कि जनरली और एक्सेप्शनल में फर्क तो वही है। बताओ, यहाँ पे तुम ध्यान से देख सकते हो कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वैसे भी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं केवल, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस की प्रेजेंस में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बोलो, देखो यहाँ तक कोई डाउट है तो? यहाँ तक जो बातें लिखी इसमें कोई डाउट है तो बताइए। आपने बताया मतलब कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं हो सकती कभी कभी, मतलब सिर्फ मीन पोजीशन पे फोर्स लग सकता है क्या? मतलब कुछ ऐसे केसेस भी होंगे? पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये नहीं होता है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये होता है कि मान लो ये पेंडुलम ऑसिलेट हो रहा है, ये पेंडुलम ऑसिलेट हो रहा है, तो अगर ये पेंडुलम ऑसिलेट हो रहा है तो जब ये मीन पोजीशन पे आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्या कहोगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट होगी। लीस्ट होगी ना, बट जरूरी तो नहीं कि जीरो। हाँ वो मतलब हम लोगों ने अगर रेफरेंस पॉइंट कुछ और लिया है तो यही तो जीरो नहीं होगा। यही यही लिखवाया है मैंने यही पॉइंट थ्योरी में लिखवाया है कि अगर हम रेफरेंस पॉइंट कोई और ले लेते हैं तो उस कंडीशन में मीन पोजीशन पे जीरो भले ही ना हो, मिनिमम तो होगी ही होगी। यस। नीचे नोट करके लिखते हैं, और भी कुछ पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड। जैसे फर्स्ट पॉइंट में तो ये लिखेंगे, ध्यान से देखो, एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। क्यों भाई? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एट मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यू नॉट हो रहा है ये, और यू नॉट की वैल्यू जो है जनरली जनरली जीरो हो जाएगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या कहेंगे? तो काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है। मीन पोजीशन मतलब एक्स इक्वल टू जीरो, और काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू आएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। देन एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या बोलेंगे? यू एक्सट्रीम मैक्सिमम हो जाएगा। एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए के इक्वल हो, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम बनेगी। कितनी बनेगी मैक्सिमम? तो वो हो जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम होगी, विच इज जीरो। तो ये तो एक छोटा सा बात है, ध्यान रहेगी ना, कहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे मिनिमम। अच्छा, अगर हम लोग एक ग्राफ बनाएं, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स का, मतलब एक तरफ एनर्जी रखते हैं और एक तरफ एक्स रखें, तो क्या लगता है? क्यों भाई? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स, एंड टोटल एनर्जी वर्सेस एक्स। कैसा ग्राफ आएगा बताओगे? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का, अगर हम फिर पैराबोला। इंक्रीजिंग पैराबोला। होगा। यू नॉट की वैल्यू हम लोग जीरो ले लेते हैं, पैराबोला आएगा। तो ये जैसे मैंने एक कर्व बना दिया है, ध्यान से देखो, ठीक है।
तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमने 0 पे 0 ले ली है, और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू होगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आ रही है, आ रही है। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी का कैसा होगा, डाउनवर्ड पैराबोला। काइनेटिक एनर्जी का भी पैराबोला ही होगा, बस ये है कि उसमें वो डाउनवर्ड पैराबोला आएगा। देखो, तो ये वाला जो ग्राफ है ये काइनेटिक एनर्जी का हो गया। तो क्या तुम्हें ऐसा भी दिख रहा है कि कहीं कहीं पे दोनों इक्वल भी हैं? यस सर। जो ग्राफ बनेगा ये -a से +a के बीच में ही रहेगा, क्योंकि पार्टिकल इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट हो रहा है। तो कहाँ कहाँ पे दोनों इक्वल होंगे, ये कौन सा पॉइंट होगा, क्यों भाई, ये कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे दोनों इक्वल बन रहे हैं, निकाला जा सकता है पॉइंट? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी ये सर इक्वेशन को इक्वल करके निकाल सकते टू हैं। काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस a/√2 आ रहा है, यानी ये वो पोजीशन हो गई जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल आ रही हैं। बोलो, तो ये पॉइंट हो जाएगा +a/√2, ये पॉइंट हो जाएगा -a/√2, और ये जो पॉइंट आएगा ये मिड पॉइंट होगा वाई एक्सिस का। क्यों भाई, वो मिड पॉइंट होगा वाई एक्सिस का, दोनों हाफ हाफ है। और टोटल एनर्जी का ग्राफ टोटल एनर्जी का ग्राफ वैसे बोला तो नहीं है, बट हम लोग बना सकते हैं कि टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी। ये रहा टोटल एनर्जी। बोलो, तो सिचुएशन क्लियर है ना, कैसे एनर्जीज चेंज हो रही हैं? बोलिए। सर जैसे फर्स्ट पॉइंट में आपने यू मिनिमम यू नॉट लिया है, तो सर हाँ, जब हम लोग यू मैक्सिमम लिखेंगे तो वहां पर यू नॉट प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर नहीं लिखेंगे। वाला जो ग्राफ है जो मैंने ओरिजिन से शुरू किया है, ये यू नॉट से शुरू हो जाएगा, बस ये है। हाँ सर, ग्राफ नहीं सर, जैसे फर्स्ट पॉइंट में यू मैक्स में आपने लिखा है ना हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, वहां हाँ, पे हम लोग वैसे यू नॉट प्लस करेंगे अगर जीरो नहीं होगा तो। बिल्कुल ठीक है। और देखो थर्ड पॉइंट में लिखेंगे इफ पार्टिकल is oscillating with period t and frequency f. If particle is oscillating with period t and frequency f, then potential energy or kinetic energy of particle will be oscillating with period। बताओगे क्या लिखना चाहिए आगे, with what period and frequency? T/2 सर। है t/2 and frequency तो भाई एंड फ्रीक्वेंसी 2f। ठीक है, बोलिए, ये लाइन क्लियर है? सर फ्रीक्वेंसी 2 थोड़ा समझा दीजिए।
पीरियड तो समझ में आ गया। फ्रीक्वेंसी सर 2f कैसे मतलब एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना। यस सर। हर चीज पूछा मत ठीक है। करो, थोड़ा अपना दिमाग लगाया करो, नहीं तो दिमाग हो जाएगा बंद। अभी T/2 बता दिया कैसे होगा, फ्रीक्वेंसी पूछने लगे हो भाई, हालत ऐसी है। देन फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे इक्वेशन ऑफ SHM if mean position is not at x equal to 0। देखो अभी तक हमने जो भी इक्वेशन ऑफ SHM लिखी हैं वो सारी की सारी वैलिड तभी थी जब उसका मीन पोजीशन x इक्वल टू 0 है। अगर पार्टिकल का मीन पोजीशन x इक्वल टू 0 नहीं है, तो मीन पोजीशन x इक्वल टू 0 नहीं है का मतलब ये होता है कि पार्टिकल जो है वो कहीं और ऑसिलेट कर रहा है। जरूरी नहीं है कि ओरिजिन के अबाउट ही ऑसिलेट हो रहा हो। मीन पोजीशन कहीं और होने का मतलब यही है कि पार्टिकल x इक्वल टू 0 के अबाउट ऑसिलेट नहीं हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल किसी और पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट हो रहा हो। तो जैसे मैंने ये वाला एक डायग्राम बनाया हुआ है, ध्यान से देखो, ये जो पार्टिकल है ये x इक्वल टू x0 के अबाउट ऑसिलेट हो रहा है। बोलो, इस पार्टिकल का जो मीन पोजीशन है वो x इक्वल टू x0 है, x इक्वल टू 0 नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, तो देखो इसका जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगा, अब यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग बोलते हैं कि पार्टिकल मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पे है, तब वो जो फोर्स होता है रीस्टोरिंग फोर्स वो x के प्रोपोर्शनल आता है। लेकिन अगर पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट, अब ध्यान से समझना, इस पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट अलग होगा, ये होगा x कोऑर्डिनेट, और ये जो एरो बनाया है ये होगा मीन पोजीशन से डिस्टेंस, यानी उसको मैं लिख रहा हूं x डैश। ठीक है, तो यहां पे क्या करना होगा हमको, यहां पे हमको रिप्लेस करना होगा x को x0 प्लस x डैश से, और ध्यान ये रखना होगा एंड f restoring must be proportional to x dash, which is always measured from mean position, क्या मतलब हुआ इसका, जैसे अगर फोर्स का दिया हुआ वैल्यू दिया हुआ है -k1x प्लस k2, तो मेरा क्वेश्चन ये, क्या ये SHM की इक्वेशन है? अगर फोर्स दिया हुआ है -k1x प्लस k2, तो क्या ये SHM की इक्वेशन है? बोलिए। तो अगर तुम इसको अपने बाई डिफॉल्ट वाले से कंपेयर करोगे तो तुम्हें लगेगा नहीं यार, SHM की इक्वेशन में तो -kx आना चाहिए, यहाँ -kx प्लस k2 भी आ रहा है। तो देखो इसका मतलब यही है कि ये SHM तो है, लेकिन ये SHM x इक्वल टू 0 के अबाउट नहीं हो रहा है, ये किसी और पॉइंट के अबाउट हो रहा है। तो वो पॉइंट भी हमको खोजना पड़ सकता है। तो उसको लिए क्या करो, इसमें से -k1 ले लो कॉमन, क्या बचेगा, तो बचेगा x माइनस k2 बाई k1। ठीक है, अब अगर हम फोर्स की वैल्यू 0 करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा x इक्वल टू k2 बाई k1, और ये जो x इक्वल टू k2 बाई k1 है ये एक्चुअली मीन पोजीशन है या नहीं है? ये हमको क्या मिल गई है, ये हमको मिल गई है मीन पोजीशन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि f इज इक्वल टू -k1 x माइनस x0, और x माइनस x0 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, x डैश। तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू -k1 x डैश।
तो ये x डैश के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, हेंस SHM प्रूफ हो जाएगा। देखो मतलब ये जो SHM है ये x इक्वल टू 0 के अबाउट नहीं है, और इस सिचुएशन में जो उसका x डैश होगा, x डैश को लिखेंगे a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो x अगर लिखना होगा तो x को लिखेंगे x नॉट प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये उसका इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगा। इक्वेशन ऑफ मोशन कहो या इक्वेशन ऑफ SHM। देखो एक बार ध्यान से, देखो इसमें क्वेश्चन दे रहा हूं एक, करना। A particle of mass 2.5 kg is moving along x-axis such that force acting on it is given by F is equal to minus given by F equal to minus 0.4x plus 1.6. If particle is released from x equal to 2.5 at t equal to 0, then find its equation of motion. Then find its equation of motion. करो ट्राई, देख लो इस केस में क्या करेंगे। अब देखो सबसे पहले फोर्स हमको दिया हुआ है, तो फोर्स को लिखेंगे हम लोग -0.4। अगर कॉमन ले लें तो क्या ये x माइनस 4 आएगा, बताओ। और x माइनस 4 यानी फोर्स को अगर हम 0 करेंगे तो x की वैल्यू 4 आ रही है, यानी ये जो x आ रहा है ये एक्चुअली मीन पोजीशन हो गई, दैट इज मीन पोजीशन। इसमें कोई डाउट बताओ पहले तो। इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस फोर्स वाले एक्सप्रेशन को -0.4 और इसकी जगह लिख देंगे x डैश। ठीक, तो ये जो बाहर आ रहा है ये बन जाएगा k यानी कि SHM कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका ओमेगा निकालते हैं। ओमेगा का वैल्यू होगा √ऑफ k/m। तो देख लो कितना आएगा, k/m करेंगे अगर तो ये हो जाएगा 0.4/2.5। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2/5 रेडियन पर सेकेंड। अब बना लेते हैं इसका x एक्सिस। अब x एक्सिस पे ध्यान से देखो कि इसका मीन पोजीशन कहाँ है। तो इसका मीन पोजीशन है x0 इक्वल टू 4 पे। मीन पोजीशन है x0 इक्वल टू 4 पे। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पार्टिकल को हम कहाँ से रिलीज कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, लिखा हुआ है कि पार्टिकल को हम t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 2.5 से रिलीज कर रहे हैं। मतलब ये वो पॉइंट है जहां से हम पार्टिकल को रिलीज करने वाले हैं। रिलीज करने का मतलब है कि यहाँ वेलोसिटी 0 है, तो ये पॉइंट है x इक्वल टू 2.5। अभी बताओ कि जहां से रिलीज किया है क्या वो एक्सट्रीम पोजीशन बनेगी, बताओ। पार्टिकल को जहां से रिलीज किया है क्या वो एक्सट्रीम पोजीशन बनेगी,
यस और नो? यस सर। तो ये कौन सी एक्सट्रीम बनेगी जो मैंने दिखाई हुई है? पॉजिटिव एक्सट्रीम बनेगी या नेगेटिव एक्सट्रीम बनेगी? नेगेटिव नेगेटिव। एक्सट्रीम। नेगेटिव एक्सट्रीम। एक्सट्रीम बनेगी। नेगेटिव। ये नेगेटिव एक्सट्रीम हो गई अगर, तो क्या ऐसे बोल सकते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड, ये जो एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड 1.5 होगा? बताओ। यस सर। ठीक है, तो अब हमको क्या क्या पता चल गया है? हमको एम्पलीट्यूड पता चल गया, हमको ओमेगा पता चल गया, ठीक है, हमको मीन पोजीशन पता चल गई है। अब हमें एक चीज और चाहिए, इनिशियल फेज। क्योंकि जब हम इक्वेशन लिखते हैं x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो हमें सब कुछ मिल गया है, बस हमें फाई चाहिए। कोई बताएगा कि फाई कितना होगा इस केस में? सर tan इनवर्स ऑफ 45/23। तो मैं छोड़ के कोई और बताएगा? सर पाई। यार सब जो है, पहले जो चीज मैं पढ़ा चुका होता हूँ ना, उसका जवाब जब नहीं आता है तो हमको यही लगता है कि यार सब पढ़ाया लिखा है बेकार ही है, तुम लोगों को कुछ फायदा नहीं है। मतलब ऐसे ही जो है, हमको हम ही को बस भ्रम है कि हम तुम्हें आईआईटी के लिए तैयारी करा रहे हैं। पार्टिकल कहाँ से रिलीज हो रहा है ये बताओ? पार्टिकल नेगेटिव रिलीज एक्सट्रीम। कहाँ से हो रहा है? लोअर मोस्ट पॉइंट्स। लोअर मोस्ट पॉइंट से रिलीज हो रहा है ना पार्टिकल, टी इक्वल टू 0 पे। तो इसका इनिशियल फेज क्या लिखोगे? अब फिर से तुम माइनस लोगों को पाई बाई पहले टू। हाँ, -π/2 -π/2। पता नहीं क्या बिल्कुल रिवाइज ही नहीं करते हो क्या घर पे बेटा आप लोग? ये आंसर बनेगा? बताओ अब क्या डाउट है इसमें? एक और क्वेश्चन है, देखो। पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। तो और हमें पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस बताना है। देखो करो ट्राई। आंसर इसका 2π√m/u0a² बनेगा। प्रोसेस यही है, पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है u0 1 माइनस cos ax। अब पोटेंशियल एनर्जी से हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं ना, यूजिंग F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो अगर हम F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स लगाएंगे तो क्या मिलेगा? तो माइनस यू नॉट तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और cos ax का डेरिवेटिव हो जाएगा a sin ax। बोलो, तो ये वैल्यू आएगी -u0a sin ax आएगी। अब लेकिन हमें तो x के प्रोपोर्शनल लाना है। तो क्वेश्चन में एक बात देखो ध्यान से लिखी हुई है, स्मॉल ऑसिलेशंस। स्मॉल ऑसिलेशंस का मतलब है कि x इज स्मॉल। तो ये बताओ कि अगर x स्मॉल है तो क्या हम लोग sin ax को क्या सिर्फ ax लिख सकते हैं? तो यहां से फोर्स की वैल्यू हो जाएगी -u0a और इंटू ax। तो ये हो जाएगा -u0a²x हो जाएगा। तो ये जो -u0a² है ये SHM कांस्टेंट बन जाएगा। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√m/u0a²। क्लियर है? बताइए, क्या कोई डाउट है तो कुछ पूछिए। क्लियर है? तो देखो सिमिलर क्वेश्चन है एक और। देखो इस क्वेश्चन में और इसके पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क आएगा, देखने में तो एक ही जैसे हैं। पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है a/x² माइनस b/x। तो यहाँ से अगर हम फोर्स निकालेंगे तो फोर्स का वैल्यू होगा -of du/dx।
अब माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स अगर करें तो क्या मिलेगा बताओ? क्यों भाई, क्या ये 2a अपॉन एक्स क्यूब एंड माइनस b अपॉन एक्स स्क्वायर मिलेगा? बताओ, है ऐसा? यस सर। तो अगर हम इस फोर्स को करते हैं जीरो, यहाँ पे ध्यान से देखना, तो फोर्स जीरो करने पे हमको एक्स नॉट का वैल्यू मिलेगा 2a अपॉन बी। तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि इस बार फोर्स x इक्वल टू जीरो पे जीरो नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में जो मीन पोजीशन है वो 2a अपॉन बी है, ना कि x इक्वल टू जीरो। और ऐसी सिचुएशन में फोर्स x के प्रोपोर्शनल नहीं आएगा, तो हमें क्या करना होगा, x को रिप्लेस करना होगा x नॉट प्लस एक्स डैश से। x नॉट प्लस एक्स डैश का मतलब है 2a अपॉन बी प्लस एक्स डैश से हमें ये x रिप्लेस करना होगा। तो देखो जरा, फोर्स का एक्सप्रेशन है 2a अपॉन एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का मतलब है 2a अपॉन बी प्लस एक्स डैश का होल क्यूब माइनस b अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का भी मतलब यही है 2a अपॉन बी प्लस एक्स डैश होल स्क्वायर। तो उसमें से एक काम करते हैं, इसमें से हम लोग b अपॉन और 2a अपॉन बी प्लस एक्स डैश होल क्यूब कॉमन ले लेते हैं। तो देखो क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 2a अपॉन बी एंड माइनस ब्रैकेट में बचेगा 2a अपॉन बी प्लस एक्स डैश। देखो, तो अगर हम ये ब्रैकेट ओपन करें और नीचे वाला जो एक्स डैश है उसको 2a अपॉन बी के सामने स्मॉल ले लें, एक्स डैश जो है वो स्मॉल है, तो 2a अपॉन बी प्लस एक्स डैश की जगह 2a अपॉन बी हो जाएगा। तो ये आएगा b अपॉन सिंपली 2a अपॉन बी होल क्यूब, और इसको आएगा, ऊपर आएगा माइनस एक्स डैश। तो यहाँ से देखो बनेगा माइनस ऑफ b पावर 4 आ रहा है एंड 8a क्यूब और माइनस एक्स डैश, नहीं एक्स माइनस तो लिख ही दिया। तो देखो ये प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स डैश आ रहा है, तो ये जो बनेगा ये SHM कांस्टेंट बन गया। तो इसका टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। तो ये आएगा 8ma क्यूब अपॉन b पावर 4। यही आ रहा था, बोलिए यस सर। बताओ, क्लियर है क्या क्वेश्चन, या कोई डाउट है तो बताओ। मेन यही पर दोनों क्वेश्चन में फर्क है कि यहाँ पे फोर्स जीरो, x इक्वल टू जीरो पे नहीं है, x इक्वल टू 2a बाई बी पे फोर्स जीरो है। तो इसका मतलब जो इसकी मीन पोजीशन है वो x इक्वल टू जीरो नहीं है, और ऐसी स्थिति में हमको ये काम करना पड़ेगा, x को रिप्लेस करना होगा x नॉट प्लस एक्स डैश से, और ये जो फोर्स है ये x डैश के प्रोपोर्शनल आना चाहिए, x के प्रोपोर्शनल नहीं आएगा फोर्स। क्लियर है, बोलिए। यस सर। ठीक है, तो ये तो हो गया, एनर्जी की बातें हो गई। नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट है, अगला हेडिंग पड़ेगा एंड इट इज कॉल्ड टू बॉडी ऑसिलेशंस। टू बॉडी ऑसिलेशंस, टू बॉडी ऑसिलेशंस क्या है? जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारे सामने हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है, ठीक है, और स्मूथ सरफेस के ऊपर दो ब्लॉक्स हैं, M1 M2, और इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में एक स्प्रिंग कनेक्टेड है।
विथ कांस्टेंट k, ठीक है। और सपोज इनिशियली ये जो स्प्रिंग है ये नेचुरल लेंथ में है, इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, तो इन दोनों के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा। देखो ध्यान से, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इस सिस्टम को हम लोग क्या करने वाले हैं, ये दोनों जो M1 M2 है इन दोनों को हम कंप्रेस करने वाले या एक्सपैंड करने वाले और कंप्रेस करके छोड़ देने वाले हैं, कंप्रेस करके रिलीज कर देंगे। तो कंप्रेस करके अगर रिलीज कर देंगे तो क्या लगता है कैसा मोशन होगा? क्या ये दोनों ऑसिलेट होंगे? क्यों भाई? और कोई भी हमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है, ध्यान से समझना। तो इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो अपनी जगह रेस्ट पे रहेगा, और हम ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों ब्लॉक्स अपने अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेशन करेंगे। तो इस ऑसिलेशन को हम लोग टू बॉडी ऑसिलेशन बोलते हैं, ठीक है। वो तो नाम से क्लियर ही है कि क्यों टू बॉडी ऑसिलेशन बोल रहे हैं, बताओ। तो हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है सबसे पहले। तो देखो पहला पॉइंट जो इसमें ऑब्जर्व ये है, बनाओ डायग्राम, लिखते जाओ। एक पॉइंट हम यहाँ पे ये लिख देंगे, blocks are moved to compress the spring and then they are released from rest, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बात ये बोलेंगे कि सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम विल रिमेन एट रेस्ट। बताना कहीं डाउट है तो किसी पॉइंट में। अच्छा, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे है तो हम पहले मार्क कर लेते हैं कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे है, मान लेते हैं, और ये सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है। हम लोग सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए और सेंटर ऑफ मास अब नहीं मूव करने वाला है। अब मुझे ये बताओ कि सेंटर ऑफ मास का वो जो पॉइंट है वो कहीं भी मूव नहीं कर रहा है, तो क्या एक काम ये किया जा सकता है कि जिस जगह उसका सेंटर ऑफ मास है, ध्यान से देखना, उस जगह हम स्प्रिंग को कट कर देते हैं। समझना ध्यान से, उस जगह हम स्प्रिंग को कट कर देते हैं, और कट करने के बाद दोनों स्प्रिंग्स को अलग अलग हम मासेस से कनेक्ट कर देते हैं। बताओ तो क्या होगा कि ये दोनों मासेस ऑसिलेट हो रहे हैं। ऐसा कैसे कर पाए? ध्यान से बताओ, प्रोसेस क्या लगाया, देखा ध्यान से? हमने क्या किया है, सेंटर ऑफ मास तो कहीं मूव कर नहीं रहा है, तो क्या किया कि सेंटर ऑफ मास को पे, जहां पे सेंटर ऑफ मास है वहां पे स्प्रिंग को कट कर दिया है, और स्प्रिंग को कट करने के बाद जो दोनों पार्ट है स्प्रिंग के उनको अलग अलग रिजिड वॉल से जोड़ दिया है उसी जगह। तो क्या अभी भी वैसे ही ऑसिलेट होंगे? ध्यान से सोचो तो कुछ फर्क पड़ा क्या ऊपर वाले सिस्टम और नीचे वाले सिस्टम में? तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा। हाँ, ये फर्क जरूर पड़ा कि अब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ K1 हो गया होगा और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ K2 हो गया होगा। और अब ये क्योंकि सिंगल बॉडी सिस्टम बन गया है, तो सिंगल बॉडी सिस्टम का हम लोग सेंटर टाइम पीरियड आसानी से निकाल सकते हैं, बस हमें K1 K2 चाहिए। तो K1 K2 कैसे निकालेंगे? उसके लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो L1 और L2 डिस्टेंस पे है। देखना ध्यान से, इधर से L1 और इधर से L2। तो क्या यहां से L1 को लिखा जा सकता है M2 L0 अपॉन M1 प्लस M2, और L2 को M1 L0 अपॉन M1 प्लस M2। बताओ। अच्छा, L1 L2 आ गए, तो K1 K2 कैसे आएंगे? तो K1 को हम लोग लिखेंगे
ओल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू ओल्ड लेंथ अपॉन न्यू लेंथ। तो अगर हम L0 अपॉन L1 की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा K M1 प्लस M2 एंड डिवाइडेड बाई M2। देखो इसी तरह से K2 निकालेंगे तो K2 होगा K L0 अपॉन L1, तो ये हो जाएगा K M1 प्लस M2 अपॉन M1। तो टाइम पीरियड T1 कितना होगा, तो T1 हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट M1 अपॉन K1, और T2 निकालो, T2 हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट M2 अपॉन K2। देखो, और खास बात ये है कि जब तुम T1 T2 निकालोगे वैल्यूज रख के, तो ये दोनों T1 T2 इक्वल ही आएंगे, और ये वैल्यू निकल के आएगी 2 पाई अंडर रूट, देखना ध्यान से, ये वैल्यू आएगी M1 M2 अपॉन K M1 प्लस M2। यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट म्यू अपॉन के। म्यू याद है क्यों भाई, म्यू याद है? म्यू क्या बोलते हैं? म्यू इज reduced Equivalent reduced mass. mass of two body system। नोट कर लो, देखो क्लियर है या नहीं। तो याद रखना तो आसानी है, सीधा सीधा एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला भी क्या है, 2 पाई अंडर रूट m बाई के, तो तुमको याद ही है। 2 पाई अंडर रूट m बाई के की जगह हम लोगों ने म्यू बाई के कर दिया है। अच्छा, कोई ये बताएगा कि इन दोनों के एम्पलीट्यूड्स में कोई रिलेशन होगा? A1 A2, मान लो एक ऑसिलेट हो रहा है A1 एम्पलीट्यूड से, एक ऑसिलेट हो रहा है A2 एम्पलीट्यूड से, तो इनमें क्या रिलेशन होगा, बता सकता है कोई? भाई सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है ना, और सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे है तो हम लोग बोल सकते हैं कि M1 A1 जो होगा वो M2 A2 के इक्वल होगा, ठीक है। और यही नहीं, A1 और A2 का जो सम होगा वो मैक्सिमम एक्सटेंशन या मैक्सिमम कंप्रेशन बनेगा। मैक्सिमम एक्सटेंशन और कंप्रेशन, ठीक है। तो ये दोनों बातें और ध्यान रखना। देखो कोई डाउट है बताओ। ये दोनों ऑब्जेक्ट का both blocks always oscillate in opposite phase। ऑपोजिट फेज का मतलब यही है कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जो है वो पाई का होगा ऑलवेज। क्योंकि जब हमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो एक ब्लॉक को हम उसके मीन पोजीशन से पीछे लेके आए हैं और एक ब्लॉक को उसके मीन पोजीशन से राइट में ले गए। तो इधर वाले ब्लॉक के लिए हम लोग बोलेंगे कि उसका फेज -π/2 है, और इधर वाले के लिए बोलेंगे +π/2 है। तो स्टार्टिंग से ही उनके बीच में पाई का फेज डिफरेंस है, लेकिन टाइम पीरियड सेम है, तुम ध्यान से देखो तो। क्योंकि जब दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे होते हैं, दोनों नेगेटिव एक्सट्रीम पे, मतलब इस तरह से, तो साथ में ही आएंगे ना, मीन पोजीशन को भी एक साथ क्रॉस करेंगे। तो फेज भले ही अलग अलग है बट उनके टाइम पीरियड T1 T2 सेम आ रहे हैं, और जो टाइम पीरियड उनके हैं वही सिस्टम का टाइम पीरियड है। Yes, sir. जो डाउट पूछ रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा सोच विचार करो, अपने आप तुम्हें जवाब मिलेगा। अलग अलग कैसे हो सकता है सिस्टम का?
ठीक है। मान लेते हैं कि ये ब्लॉक दिया हुआ है 2 kg, ये ब्लॉक दिया हुआ है 3 kg और k का वैल्यू दिया हुआ है 100। ठीक है, ये इनिशियली ये नेचुरल लेंथ है और हमने इस ब्लॉक को वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियली रेस्ट पे है, तो हमको निकालना है फाइंड द टाइम t आफ्टर स्टार्ट when spring is in maximum extension state. When spring is in maximum extension state, spring maximum extension पे कब होगा, कितनी देर के बाद? जो दिया हुआ सिचुएशन वो है t इक्वल टू 0 का। बताओ, देखो ये बात तो क्वेश्चन देखते ही पता चल गई ना कि ये टू बॉडी ऑसिलेशन है, और टू बॉडी ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है ना, उसमें इस वेलोसिटी का कोई काम नहीं है। वेलोसिटी का काम हमें तब पड़ेगा जब हमें निकालना होगा मैक्सिमम कंप्रेशन। याद है, ये क्वेश्चन किया हुआ है मैक्सिमम कंप्रेशन का सेंटर ऑफ मास में। यस सर। तो इसका टाइम पीरियड निकाल लो बस तुम पहले। टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट म्यू अपॉन के। कितना आएगा ये? म्यू का वैल्यू होगा 6/5। क्यों भाई? ये हो जाएगा 6 अपॉन 500, तो ये बन जाएगा पाई अपॉन 5 अंडर रूट ऑफ 6/5। बताओ, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब तुम ये बताओ कि इस वक्त जो सिचुएशन है, क्या ऐसे बोल सकते हैं कि इस वक्त सिचुएशन है नेचुरल लेंथ की? नेचुरल लेंथ की है यानी कि मीन पोजीशन है। इसके बाद क्या आएगी सिचुएशन? अभी नेचुरल लेंथ में है और कंप्रेस होने वाले हैं कि एक्सपैंड होने वाले हैं? क्या लगता है? कंप्रेस होंगे सर। कंप्रेस होंगे। तो नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग जाएगा मैक्सिमम कंप्रेस्ड वाली स्टेट में। बोलो, और इसको हम एक्सट्रीम पोजीशन बोल सकते हैं। तो यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगता है? t/4। फिर मैक्सिमम कंप्रेस से क्या होगा? क्या मैक्सिमम कंप्रेस से वापस नेचुरल लेंथ आएगा, और फिर नेचुरल लेंथ से मैक्सिमम एक्सटेंशन का स्टेट आएगा, यानी वो भी एक्सट्रीम पोजीशन होगी। तो नेचुरल लेंथ आने में t/4 और नेचुरल लेंथ से मैक्सिमम एक्सट्रीम आने में फिर से t/4। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम क्या 3t/4 लिखेंगे? तो ये हो जाएगा 3/4 ऑफ π/5 अंडर रूट 6/5। तो ये देख लो क्या बनेगा, 3π/20 अंडर रूट 6/5 सेकेंड्स। ये हमारा आंसर हो गया। कोई डाउट आंसर निकालने में? बताओ। कुछ डाउट तो बोलिए। कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। सर मैक्सिमम कंप्रेशन डाउट है सर, सोच रहे थे सर। जब- मैक्सिमम कंप्रेशन डाउट वाले में पूछते हो भाई? जब आपने पहले कराया था तो सर वहां पर उन दोनों की वेलोसिटी सेम साइड में थी, 2 kg और 3 kg। अभी भी वैसा ही होगा, बट हमने वेलोसिटी को डिस्कस नहीं किया है। हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं
कि वो नेचुरल से मैक्सिमम कंप्रेस जा रहा है, मैक्सिमम कंप्रेस से नेचुरल आ रहा है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन की स्टेट क्रॉस करने के बाद उसके जस्ट बाद 2 kg की वेलोसिटी लेफ्ट में होनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है? जरूरी नहीं है, सेंटर ऑफ मास पे बैठ के उसकी वेलोसिटी लेफ्ट में आएगी। ग्राउंड फ्रेम में तो हो सकता है आगे चल रहा हो। अच्छा, हाँ, यस सर, हम्म, यस सर। ठीक है, देखो ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो ट्राई इसको। देखो इसमें क्या सिचुएशन है। M1 M2 इनके बीच में स्प्रिंग कनेक्टेड है और ये पूरा का पूरा सिस्टम V0 वेलोसिटी से ओरिजिन क्रॉस कर रहा है, और जैसे ही ओरिजिन क्रॉस करता है ये, वैसे ही जो है स्ट्रिंग ब्रेक हो जा रही है, और स्ट्रिंग ब्रेक होने की वजह से फिर ये दोनों मासेस अलग अलग ऑसिलेट भी हो रहे हैं, ध्यान रखना ऑसिलेट भी हो रहे हैं, और ये दोनों मासेस आगे भी बढ़ रहे हैं, दोनों काम हो रहे हैं। ठीक है, हाँ ये बात जरूर है कि इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा, क्यों भाई, सेंटर ऑफ मास तो उसी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा होगा, और सेंटर ऑफ मास टी टाइम तक कितना आगे बढ़ गया होगा, तो सेंटर ऑफ मास जो है टी टाइम तक V0 t आगे बढ़ गया होगा। तो इस ब्लॉक की पोजीशन है x1 और इस ब्लॉक की पोजीशन है x2। तो क्वेश्चन में हमको x1 दे दिया है उसने। एक्चुअली क्वेश्चन और भी थोड़ा डिफिकल्ट बन सकता था कि हमें x1 x2 दोनों ही निकालने हैं और बाकी कुछ दिया ही नहीं हुआ है, खाली स्प्रिंग कांस्टेंट दे देता, वो भी हम निकाल सकते थे, लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन आसान है। आसान इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि x1 की वैल्यू दी हुई है V0 t माइनस ए 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। अब तुम ये बताओ, सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से ये बोल सकते हैं कि इस केस में जो VCM है वो कांस्टेंट है, तो किसी भी टाइम पे जो XCM होगा क्या वो V0 t के इक्वल होगा, और XCM हम लोग क्या इससे निकाल सकते हैं M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2 से, बताइए। M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2 से XCM निकाल सकते हैं ना, तो तुम यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट कर दो, उसमें x1 पुट कर दो, V0 t माइनस ए 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, तो तुमको x2 मिल जाएगा। पहला काम तो यही करना है बस, सीधा सीधा सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगा के x1 पुट करोगे तो x2 निकल आएगा। निकाला है किसी ने x2 तो बताओ। फिर हमसे पूछा ये हुआ है बी पार्ट में, ऑल्सो फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड एल नॉट। एल नॉट क्या है, एल नॉट स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है। तो देखो बी पार्ट में हम लोग बोलेंगे कि स्प्रिंग will attain natural length L naught when x2 minus x1 is equal to L naught। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में होगी उस वक्त x2 और x1 का जो डिफरेंस है वो L naught के इक्वल होगा, और हम ये बोल सकते हैं कि उस वक्त a1 और a2 की वैल्यू 0 होगी, यानी एक्सीलरेशन ऑफ a1 एंड एक्सीलरेशन ऑफ a2 0 होना चाहिए। 0 इसलिए होना चाहिए क्योंकि उस वक्त कोई भी स्प्रिंग फोर्स नहीं लगेगा। अब a1 a2 कब 0 होंगे ये हम निकाल लेते हैं। तो देखो x1 हमको दिया हुआ है, x1 दिया है V0 t माइनस ए 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, तो यहां से अगर V1 निकालेंगे
dx1 अपॉन dt करके, तो ये आएगा v नॉट माइनस ए, तो ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस ओमेगा साइन ओमेगा टी। और अगर हम a1 निकालेंगे तो फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा 0 माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी बन जाएगा, देखो। और अगर हम चाहते हैं कि a1 0 हो, तो a1 0 से निकल के आएगा कि कॉस ओमेगा टी की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। और ये जो कॉस ओमेगा टी की वैल्यू 0 है, इसको हमें पुट करना है इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो हम लोग x2 माइनस x1 इक्वल टू एल नॉट वाली इक्वेशन लिखेंगे, और ऐसा करेंगे तो हमको एल नॉट की वैल्यू a के फंक्शन में मिल जाएगी। ये है पूरा प्रोसेस। सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं, बट मैंने पूरा लिख दिया है क्या क्या करना है। सबसे पहले तुमको ये जो x1 दिया हुआ है, ये x1 इसमें रखने के बाद x2 निकालना है, तो तुमको x2 मिल जाएगा टाइम के फंक्शन में, समझना ध्यान से। x2 टाइम के फंक्शन में मिलने के बाद मैंने ये कहा कि x2 और x1 का जो डिफरेंस है ये एल नॉट के इक्वल बनेगा। कब बनेगा? जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ अटेन करेगी, और स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ अटेन करेगी तो स्प्रिंग फोर्स 0 होगा। स्प्रिंग फोर्स 0 होने का मतलब है एक्सीलरेशन भी 0 होगा उस वक्त। एक्सीलरेशन निकाला हम लोगों ने और एक्सीलरेशन को 0 किया, एक्सीलरेशन 0 का मतलब आया कॉस ओमेगा टी 0। तो इस इक्वेशन में क्या होगा, कॉस ओमेगा टी आ रहा होगा एक दो जगह, तुम्हें उस इक्वेशन में कॉस ओमेगा टी को 0 पुट कर देना है। तो कॉस ओमेगा टी 0 पुट करने के बाद सिर्फ एल नॉट और ए में एक रिलेशन बन जाएगा। कंप्लीट कर लोगे इसको? बोलिए। ठीक है, तो इसमें एनर्जी ऑफ एसएचएम और टू बॉडी ऑसिलेशन दो चीजें हम लोगों ने आज देखी हैं इसमें, और अब इसमें बचा हुआ है एंगुलर एसएचएम, ठीक है ना। तो चलो फिर कल करेंगे।